और कमल कभी आया है कि नहीं? आता है कमल। हाँ भाई, करें क्लास शुरू। कल हम क्वालिटी एश्योरेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उनकी बात कर रहे थे। यस जो सर। क्वालिटी एश्योरेंस है जो बेसिकली जो उसके सभी कंपोनेंट्स हैं वो सभी के सभी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आखिर में अपने को करना क्या है इससे, वो सभी के सभी पूरे हों। तो इसलिए जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, सभी पूरी इंडस्ट्री में लग के इस काम पे और कोई गड़बड़ ना होने देने का जो सिस्टम है उसको बनाए रखते हैं कि क्वालिटी आपकी कभी भी डाउन ना आए, कभी भी खराब ना हो। तो कल हमने सिस्टम्स अप्रोच की बात की थी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इसमें है कि जितने भी बंदे हैं उन सभी को इन्वॉल्व करना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। क्योंकि कल शायद मैंने इसी बात पे खत्म किया था कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक इन योर चेन। तो अगर पूरी चेन में सभी बंदों में किसी एक को अगर कुछ चीज क्लियर नहीं है और उसके कारण से गड़बड़ हो जाती है तो वो डिजास्टर पूरी कंपनी को इफेक्ट करता है। तो इसलिए सभी की ट्रेनिंग, सभी की इन्वॉल्वमेंट, सभी का साथ इसके अंदर जरूरी होता है। और उनको ये भी बताया होना चाहिए कि अगर ये क्वालिटी मेंटेन करके नहीं रखेंगे और किसी कारण से कंपनी में दिक्कत आती है तो फ्यूचर आपका भी खराब होगा, क्योंकि कंपनी बंद होगी तो सैलरी कहाँ से देगी। और जो लोग कई कई साल से लगे हुए हैं, 15-15, 20-20 साल से लगे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको बाद में और कोई नई जॉब लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो अधिकतर रिटायरमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट के पास बैठे होते हैं। तो जितने पुराने लोग होते हैं उनको इस चीज का बहुत लॉस ज्यादा होता है। और नए बंदे के लिए भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढना आसान नहीं है। और आगे जैसे ट्रेवलिंग टाइम्स हैं तो उसमें हमेशा प्रयास आपका यही होना चाहिए कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी क्वालिटी को लेके हमेशा आप लोग सजग रहें और काम करते रहें। नेक्स्ट वन इज योर प्रोसेस अप्रोच, कि कोई भी काम है जो मैनेज करना होता है कंपनी के अंदर वो सभी की कमिटमेंट से होता है। और जितने भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स का आपको पता होना चाहिए। पूरा जो आपका इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल होता है कि आप इंडस्ट्री में क्या क्या काम, किस किस स्टेप पे क्या क्या हो रहा है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। और प्रोसेस अप्रोच के थ्रू ही हम अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को, प्रोसेस की क्वालिटी को, एनवायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसमें कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं रह सकती, बची नहीं रह सकती, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती अगर आप प्रोसेस अप्रोच लेके चलते हैं। प्रोसेस अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे प्रोटोकॉल में होता है कि पहले आपको ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना और लास्ट में ये काम करना। तो इस तरीके से एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करते जाते हो, प्रोसेस मॉडल को फॉलो करते जाते हो, जैसे आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हो, तो आपसे कोई भी ऐसा इशू जो क्वालिटी को लेके जरूरी था वो ओवरलुक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा इंडिविजुअल इवेंट की बजाय प्रोसेस अप्रोच के ऊपर आप स्ट्रेस करेंगे। दूसरा, सप्लायर को सिर्फ ये नहीं सोचना आपको कि मेरा सप्लायर है तो इससे मैं जितना उसके प्रॉफिट चूस लूं, या एक बार इसको अगर मेरे को कहीं तो इसके साथ मेरे रिलेशन बने हुए अगर कहीं और से थोड़ा बहुत भी यानी इधर उधर करके लॉन्ग टर्म रिलेशन खराब नहीं करने, चाहे वो आपका सप्लायर है, चाहे आपका वेंडर है, चाहे आपका होलसेलर है, रिटेलर है। क्योंकि बेनिफिट लॉन्ग टर्म के रिलेशन से ही आता है। कैसे आता है? जहां आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन है वहां से आपको कंटिन्यूअस ऑर्डर सप्लाई के मिलते रहते हैं। या टफ टाइम्स के अंदर, जैसे अभी आप एक जनरल लाइफ का एग्जांपल ले लो, अभी कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो जहां से आप रेगुलर दुकानों से आप सामान लेते थे उनके फोन नंबर भी हैं आपके पास, तो इस टाइम पे वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपने रिलेशनशिप खराब करे हैं, ऐसे इंडस्ट्री में भी स्ट्रेस के टाइम बहुत बार आते हैं कि किसी माल की सप्लाई कम हो गई है मार्केट में, आपको मिल नहीं रहा है, तो वो सप्लायर जिसके साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, कहीं ना कहीं से उसका इंतजाम करके देगा। तो
उस चीज के लिए। दूसरा, वो आपकी लॉन्ग टर्म जब आपके साथ रिलेशन बने हैं तो आपकी जो स्ट्रेस है, आपका काम का तरीका है, पेमेंट का मेथड है, उन सभी को समझता है और वो भी ये चाहता है कि उसको कंटिन्यू बिजनेस मिले। तो इसलिए वो कहीं से भी आपको नुकसान ना होने की ट्राई करेगा कि आपको नुकसान ना पहुंचे, कम से कम उसके कारण तो ना पहुंचे, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो वो भी जिंदा रहेगा। तो ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, जिसमें हम दोनों एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, तो उस अप्रोच को लेके चलना चाहिए। दूसरा, कोई भी डिसीजन लेना है तो जो भी फैक्ट्स आपके सामने हैं उसके बेस पे डिसीजन लो। इसमें कई बार क्या होता है, कुछ बायसनेस आ जाती है। बायसनेस का मतलब कि भाई फैक्चुअली करेक्ट तो चीज ये है, लेकिन हम किसी बंदे से अगर उससे कुछ गलती होगी है, उससे ज्यादा लगाव रखते हैं तो हम चीजों को छुपा जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि उस चीज का नुकसान ज्यादा होता है। तो जो फैक्ट्स हैं उसके बेस पे डिसीजन लेने चाहिए, चाहे आपको कोई प्रोक्योर करनी है चीज या किसी HR से रिलेटेड कोई आपको डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो जो फैक्चुअली करेक्ट है आप उस डिसीजन को इंडस्ट्री में लेंगे। घर में ये यारी दोस्ती में ये रिश्ते चल जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर नहीं। वहां आपको जो चीज सही है, फैक्चुअली जो चीज करेक्ट है, पेपर्स पे जो करेक्ट है, उसके हिसाब से आप चलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सही डिसीजन लेना इंडस्ट्री के लिए भी और आपके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। तो लास्ट वन है इसमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, इसको काइजन भी बोलते हैं। काइजन का मतलब होता है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, कि कोई भी काम आप कितने भी बढ़िया तरीके से करो। जैसे ये नोट्स बना रखे हैं तो ये दीज आर नॉट परफेक्ट, इसमें कहीं कहीं कमियां हैं, तो जितनी बार भी हम इनको बार बार पढ़ेंगे उन कमियों को दूर करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। कहीं फोटोग्राफ्स की जरूरत है, कहीं वीडियो लिंक्स की जरूरत है, इसमें डालेंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट है। ऐसे ही लाइफ के अंदर जो भी आप काम करते हो, जिस भी स्टेशन पे आप काम कर रहे हो, उसको और बेहतर करने के तरीके होते हैं। आपको हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जगह गुंजाइश देखते रहना चाहिए, चाहे आपके कस्टमर रिलेशनशिप को हो लेके, चाहे आपके वेंडर रिलेशंस को लेके हो, या कोई इंटरनल प्रोसेस को लेके हो। तो किसी भी तरीके से जहां पे भी इंप्रूवमेंट हो सकती है, इवन 1% आधा % भी इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वो करो, क्योंकि जो भी इंप्रूवमेंट आप करते हो ना, उससे कंपनी को बेनिफिट होता है। कंपनी को बेनिफिट होता है तो वो ट्रिकल डाउन होके आप तक जरूर आएगा। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर मैं वैसे भी स्ट्रेस करता हूँ कि ये अपनी लाइफ में भी रखना चाहिए, और लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में आप फिर काम करोगे वहां पे आपके पास ये, क्योंकि आपको इसकी आदत हो चुकी होगी, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को। एरियाज कौन कौन से होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहां आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो? एक तो क्या चीज रिड्यूस करनी है, घटानी क्या चीज है, कि किसी भी प्रोसेसिंग का टाइम, साइकिल टाइम, कि वह कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी कंप्लीट होगी उतनी जल्दी मार्केट में जाएगी, उतनी दोबारा से अपने को फिर उसकी डिमांड आएगी। फिर कस्टमर आपको जो कंप्लेंट करता है या कोई डिमांड करता है, कितना जल्दी आप उसकी कंप्लेंट को अटेंड करते हैं और उसकी कंप्लेंट को दूर करते हैं, या उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। इस टाइम को आप जितना कम कर दोगे तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन उतनी बढ़ जाएगी, उतना बिजनेस आपके पास बढ़ेगा। ऐसे ही जितना भी आपका रिजेक्शन मटेरियल है उसको आपको कम से कम करना है। प्लांट का जो डाउन टाइम होता है कि मेंटेनेंस के लिए या कोई फॉल्ट आ गया उसकी रेडिकेशन के लिए जो प्लांट बंद करके रखना पड़ता है वो कम से कम हो। वो कैसे हो सकता है कि जो टाइमली मेंटेनेंस के शेड्यूल हैं, मेंटेनेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको टाइमली कंप्लीट करवा, क्योंकि अगर उनको आप स्किप करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर आपके उसके रिजल्ट शो होने शुरू हो जाएंगे, और जो कि कंपनी के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। और जो कंपनी के लिए हार्मफुल है वो आपके लिए भी हार्मफुल है। ये तो थी रिड्यूस करने की, कम कहाँ करना, अब इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को देना। जो भी आपने परचेज करना है अपने प्रोडक्ट,
उन सभी को क्वालिटी के स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक परचेज करना, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट, 1% इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। सप्लायर के साथ आपके इन्वेंट्री कंट्रोल में आप इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपके पास बहुत सारा सामान पड़ा है, फिर आप ऑर्डर नया कर देते हो तो पुराना सामान आपके पास वैसे ही खराब हो रहा है, तो उसको बता के रखो कि मेरे को इतने टाइम में इतने की जरूरत होती है, तभी वो आपके ऊपर आपको अप्रोच करे, अदरवाइज आपका टाइम भी खराब होता है। इसी के अंदर होती है जस्ट इन टाइम प्रोक्योरमेंट। इसमें आपको लॉजिस्टिक्स का बड़ा ध्यान रखना होता है कि जैसे कंपनी के अंदर प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट आए, वो माल आपके पास तभी पहुंचाओ, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोसेस बहुत करती है, लेकिन उसके लिए जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा अपने गोडाउन्स में नहीं रख सकती, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए होता है और स्पेस की कॉस्ट होती है। तो इसलिए जो आपकी इंडस्ट्री है वो यही चाहती है कि जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट पड़े आपके पास वो सामान आ जाए। तो जस्ट इन टाइम बोलते हैं इसको। आपकी जो यील्ड्स हैं उसके ऊपर आप ध्यान रख पाओ, इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर पाओ कि यील्ड मैक्सिमम आए। कस्टमर को आपने जो टाइम बताया है कि उसके पास सामान पहुंच जाएगा, तो उससे पहले उसको आपको प्रोसेस करना है, प्रोड्यूस करना है और फिर पैक करके आगे भेजना है। तो ये सारा अगर ऑन टाइम होता है तो आपकी कंपनी की क्वालिटी के को भी लोग अच्छा मानते हैं कि इनका सामान टाइम पे आ जाता है। तो ये भी एक क्वालिटी क्राइटेरिया होता है बिजनेस के अंदर। डिजाइनिंग, चाहे वो आपकी प्रोसेस है, उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो, या प्रोडक्ट के अंदर जैसा बहुत सी कंपनियां करती हैं कि प्रोडक्ट के अंदर रेसिपी में थोड़ा चेंज किया, जिससे उससे पहले वो सारा सेंसरी वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद उसको नए पैकेज में निकालते हैं कि ये हो सकता है और अट्रैक्ट करे। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें हम कंटिन्यूसली क्वालिटी के जो एरियाज हो उनमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने भी एनवायरमेंटल टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी एनवायरमेंटल के हमें प्रोटेक्शन के लिए मेजर लेने हैं, उनको हम जरूर इम्प्रूव करें, उनका ध्यान रखें। इसमें बेसिकली पोल्यूशन लेवल हमेशा रिड्यूस रहना चाहिए। रिसोर्सेज कम से कम डीजल है, बिजली है, इनका कम से कम यूज हो। कम से कम का मतलब कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको फुल्ली यूटिलाइज करो, एफिशिएंटली उसको यूज करो। और जितने भी हैजार्डस और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनकी डिमांड कम से कम हो आपकी इंडस्ट्री में, वेस्टेजेस कम से कम हो। तो इस पे आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना। इम्प्रूवमेंट करना आपकी हाउसकीपिंग को, साफ सफाई को, आपके पर्सनल, आपके बिल्डिंग, आपकी मशीन्स, इनकी सेफ्टी लेवल्स पे काम करना है, इम्प्रूव करना है। और इनकी इम्प्रूवमेंट के आप सजेशन जो भी आपके वर्कर्स हैं वहाँ उनसे लो, प्लस आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और आपकी जो कमेटीज बनी हुई है उनकी मीटिंग्स के अंदर इनको पीरियोडिकली रिव्यू करो, जहाँ पे चेंज करने की जरूरत है वहाँ पे चेंज करो। तो इस तरीके से जो भी अपना क्वालिटी एश्योरेंस का, क्वालिटी कंट्रोल का प्रोग्राम है, उसको अपनी इंडस्ट्री के अंदर आपको सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट करे रखना है। क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें हमने बार बार स्ट्रेस दिया है, उसी को एक बार ये रीवेरीफाई कर रहे हैं। उसमें मेन चीज यही है कि डायनेमिक्स जो है अपने इंडस्ट्री के या मार्केट के चेंज होते रहते हैं। पहले कुछ डिमांड थी, बाद में कुछ और पैकेजिंग मटेरियल डिफरेंट आए, कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट आए, कुछ फेज आउट हो गए, कुछ नए बन गए। तो चेंज डिमांड के साथ आपको अपनी कंपनी के अंदर, अगर अपनी कंपनी को जिंदा रखना है, चलाए रखना है, बढ़ाना है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास आती है कंटिन्यूस बिजनेस से, और कंटिन्यूस बिजनेस आता है आपके पास क्वालिटी मेंटेन करने से। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखो। तो जो भी उनका क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है किसी भी कंपनी का, उसका हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे जिस तरीके का प्रोसीजर अपनाने की जरूरत है वो प्रोसीजर अपनाए, ताकि हमारी क्वालिटी कंट्रोल में रहे और साथ में मेंटेन रहे। और कई बार कहते हैं कि इसे इन एक्टिविटीज के लिए टाइम बहुत लगता है और टाइम इज मनी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये टाइम वेल इन्वेस्टेड टाइम है। तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करना है कि क्वालिटी हमारी अश्योर्ड रहे, एफिशिएंसी बढ़े
और जल्दी से जल्दी काम हो, ऑपरेशन कॉस्ट हमारी कम रहे, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम रहे, यही बेनिफिट को प्रॉफिट में, अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लेके आते हैं। इन्हीं चीजों को मैंने बार बार इसके अंदर एक बार और रिपीटेटिव वे में लिया है। हाँ, आगे कुछ ये टर्म्स आएंगे भाई। इन टर्म्स के लिए मैं बता रहा था ना, ये डॉक्यूमेंट जिस तरह लाइव है, तो मैं 2-3 दिन पहले ये कुछ लिंक्स मिले थे मेरे को, वो डाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टैट्स, जो बेसिक स्टैट्स है वो आपको इसमें समझना पड़ेगा। तो 2 असाइनमेंट है आपके लिए कि ये 2 वीडियोस देखने हैं, और ये चीज आपको आनी चाहिए कि मीन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, और दूसरा भी एक स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का, क्योंकि प्लस माइनस एसडी की बात, प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हमारे इसमें जरूर चलती है, जो भी हम एनालिसिस करते हैं या जो भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो क्वालिटी रूल्स की जब बात आती है या क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात आती है, तो हमारी जो टेस्ट वैल्यूज हैं, जो हमारे लैब के रिजल्ट्स हैं, उनके अंदर एसडी की बात आती है कि प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.005 है, तो हमारे जो एसडी है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो कंट्रोल वैल्यूज जो भी हैं, मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा भटकनी नहीं चाहिए। यानी मीन होता है बीच का, उससे प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा कंट्रोल वैल्यू एक्सीड्स नहीं होनी चाहिए। तो विद इन दोज 2 एसडीज हमारी जो कंट्रोल वैल्यूज हैं वो रहें, ताकि उससे बाहर अगर अपनी प्रोसेस जाती है, दैट मीन्स वी आर लैकिंग कंट्रोल। तो ये कुछ वार्निंग रूल्स हैं, कुछ मैंडेटरी रूल्स हैं प्रोसेस को चलाने के। तो वार्निंग रूल कि जहां आपको पहला सिग्नल आएगा कि ध्यान दो भाई प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है, उसमें एक तो ये कि 2 एसडी से ज्यादा कंट्रोल वैल्यू एक्सीड नहीं होनी चाहिए जब आपका P 0.005 है, और 2 कंसेक्यूटिव जो वैल्यूज हैं वो टारगेट वैल्यू ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन, वो भी 2 एसडी के अंदर रहनी चाहिए। अगर 2 वैल्यू एक्सीड करती हैं किसी भी साइड पे, प्लस साइड पे या माइनस साइड पे, तो इसका मतलब है कि कोई सिस्टमेटिक एरर है कहीं ना कहीं मशीन में, कहीं ना कहीं ऐसी जगह एरर है जो ह्यूमन एरर नहीं है, वो कंटिन्यूसली वैसा एरर चल रहा है, वो किसी मशीन के कारण है। तो इसमें ये वार्निंग रूल है। अगर 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज लगातार जो कंट्रोल वैल्यूज हैं एक्सीड होती हैं सेम लिमिट्स पे, तो इससे भी यही कि कोई सिस्टमेटिक एरर है, और अब आपको इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने की जरूरत है, मेंटेनेंस मांग रहा है, या इक्विपमेंट है तो कैलिब्रेशन मांग रहा है। पहले वाले में जब 2 इकट्ठी आई तो अपने को यूं लगना चाहिए कि भाई कुछ ठीक करने की जरूरत है, कोई नट बोल्ट कसने की, या कोई आपके लेवल पे इंटरफेयर करने की जरूरत है मशीन के साथ। अदरवाइज ये लगातार 2 वैल्यू एक्सीड हो रही है, एक आध वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, उसको हम स्ट्रेस नहीं मानते, लेकिन 2 वैल्यू लगातार हो गई है तो उसका मतलब देयर इज समथिंग टू बी डन फ्रॉम योर साइड। और 4 वैल्यू इस तरह से हो गई हैं तो इसका मतलब आपकी मशीन को या तो आपके कैलिब्रेट करने की जरूरत है, अगर वेइंग है, पीएच है, टेम्परेचर है, अदरवाइज उस मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है। तो हेड स्पेस वगैरह में, और जिस तरह बॉटल फिलिंग करते हैं, या आपके जिस तरह मेटलिक इम्प्योरिटीज हैं उनको देखने के लिए, तो वहाँ ये वार्निंग रूल्स हैं। अब मैंडेटरी रूल्स हैं कि जिस पे आपको एक्शन लेना ही लेना है, कि जब 3 एसडी से ज्यादा, 99.7% ऑफ वैल्यूज वो आपकी 3 एसडी के अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आपके पास जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 0.3% ही है, प्रोबेबिलिटी जो है। और जो आपके इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सैंपल हैं उनको भी डुप्लीकेट में या ट्रिप्लीकेट में आपको टेस्ट करना है, और इसमें भी आपके जो 4 एसडी से बाहर आपकी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। 10 वैल्यू अगर सेम साइड में है मीन और टारगेट के, तो इसका मतलब अगर वो प्लस की तरफ है या माइनस की तरफ है मीन से, तो इसका मतलब कोई ना कोई सिस्टमेटिक एरर है, कोई मशीन में एरर है, कंटिन्यूस इसको मॉनिटर करने की और करेक्ट करने की जरूरत है। तो या तो अपने इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करो या उसको मशीन को मेंटेन करो, ये देखना है।
क्वालिटी असेसमेंट की भी हमने बात की, कैसे करना है, एक्सटर्नल जो थर्ड पार्टी असेसर्स हैं उनकी मदद लेनी है, इंटरनल भी हो सकते हैं आपके, एक्सटर्नल भी होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी असेसमेंट है, आपने जितना भी क्वालिटी कंट्रोल का अश्योरेंस का प्रोग्राम चला रखा है वो सही ढंग से है या नहीं, सही तरीके से कर रहे हो या नहीं, इन सभी के लिए आपका क्वालिटी असेसमेंट होती है। तो इसमें जो आपका थर्ड पार्टी असेसर है वो कभी भी आ सकता है और सैंपल कभी उठा सकता है, या आपके प्रोसेस के जो पेपर्स हैं उनको कभी चेक कर सकता है। तो ये सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए है कि भैया आपकी जितने भी प्रोसेसेस जो आपको लग रहा है सही ढंग से काम कर रही है नहीं, वो क्या थर्ड पार्टी को भी वैसा ही लग रहा है क्या, या रियल में वो वैसा है, या सिर्फ आपको आभास हो रहा है आपके सही होने का। तो उसके लिए ये असेसमेंट होती है। जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, तो सभी को लगता है हाँ हाँ सारा समझ में आ गया, सारा समझ में आ गया, लेकिन एक्सटर्नल असेसमेंट होती है जब आपके बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं या आपके फाइनल पेपर होते हैं जो बाहर चेक होते हैं, उनकी जब असेसमेंट आती है, उनका जब रिजल्ट आता है, तब आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में थे। तो सेम हैपेंस इन द इंडस्ट्री। वहां पे भी यही आदत हो जाती है, हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया करें, सब अच्छा हो रहा है, बाहर वाला आके बताता है कि तुमने यहाँ गड़बड़ कर रखी है, यहाँ दिक्कत कर रखी है, इनको ठीक करो। तो बेसिक जो मेथड्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, अपने को पता है कि ये 4 मेथड हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक या जिसको हम सेंसरी बोलते हैं, या जिसको हम सब्जेक्टिव एवेल्युएशन बोलते हैं। दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट मेथड। सब तक आवाज ठीक आ रही है भाई, समझ में आ रहा है सारा? यस सर। यस सर आवाज आ रही है। ठीक है। सेकंड है आपका फिजिकल टेस्ट मेथड, जो आप वेइंग करके मशीनों से पता लगाते हैं। फिर है केमिकल, जो केमिकल एनालिसिस करके आप बताते हैं। फोर्थ वन इज योर माइक्रोबायोलॉजिकल, जिसकी आप माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हो। वो आपके दोनों के दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वालिटेटिव में आपको पता लगता है कि प्रेजेंट है या नहीं, और क्वांटिटेटिव में आप बताते हो अगर प्रेजेंट है तो कितना है। कौन सा टेस्ट यूज करना है, तो हर एक टेस्ट का प्रोटोकॉल होता है। जितनी भी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, या जो हमारे, अगर हमने इंटरनल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं तो उनके भी टेस्टिंग प्रोटोकॉल होते हैं, उसके मुताबिक वो सारी चीजें, वो सारे टेस्ट हमें करने होते हैं। और हर एक टेस्ट के हिसाब से कहीं वेइंग बैलेंस की जरूरत है, कहीं आपको गैस क्रोमेटोग्राफी की जरूरत है, कहीं आपको ग्लास वेयर की जरूरत है, किस टाइप के ग्लास वेयर की जरूरत है, कहीं आपको कॉलोनी काउंटर की जरूरत है। तो यानी देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो अलग अलग एनालिसिस करने हैं तो उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, वो आपको प्रोक्योर करने होते हैं। यहाँ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना अब आपको, जितने भी टेस्टिंग और इससे रिलेटेड आपकी, वो हमने लिया एक मीट इंडस्ट्री का एग्जांपल, जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि मीट एक ऐसी कमोडिटी है जो हाईली पेरिशेबल है और इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बजाय कि जो हमारे ड्राई प्रोडक्ट्स हैं उनकी बजाय हमें यहाँ ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। तो जैसा आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप उसकी केयर करते हो। अब मीट का अगर एग्जांपल लें तो मीट के अंदर अपने को पता है माइक्रोबियल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकते हैं, नाइट्राइट्स वगैरह जो प्रिजर्वेशन के तौर पे इसमें इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को आपको पता है, इकोलाई, साल्मोनेला, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। रेजिड्यूज हो सकते हैं ड्रग्स के, क्योंकि वेटनरी ड्रग्स इनको दी जाती हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं ग्रोथ के लिए, उनके रेजिड्यूज में एनिमल में हो सकते हैं। टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कई नेटिव टॉक्सिन्स होते हैं, कई मछलियां ऐसी हैं जो कुछ उसके अंदर टॉक्सिन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, या जिस एनवायरनमेंट में वो पैदा हुए हैं, जैसे वहां पे अगर मान लो पीसीबीज हैं, ये लेड है, इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है फिशेस के अंदर। तो इन सभी को अपने को टेस्ट करना होता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम जितने भी टाइप के ये टेस्ट हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इन सभी को इसकी बेसिक जो थ्योरी है या जो इसके पीछे जो प्रिंसिपल है उसको समझेंगे। तो आपने अगर मिल्क प्लांट में काम किया है, कहीं पे भी जहाँ पे रिसीव करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आप बिना केमिकल की मदद से, बिना इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, सिर्फ देख के, सूंघ के, चख के
यानी सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से करते हैं, खासतौर पे जो प्लेटफॉर्म टेस्ट है इसमें मिल्क इंडस्ट्री में, वहाँ काफ़ी कुछ आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। बाकी जो एडवांस टेस्टिंग है वो बाद में करते हैं। तो अच्छा तो यही मानते हैं कि कम से कम इक्विपमेंट की जरूरत रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी ले लें, तो इसके लिए सेंसरी वैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ फिजिकल टेस्ट भी हैं, जैसे आपको टेम्परेचर लेना है या आपको वेट करना है या आपको पीएच देखनी है, तो वो आप वहीं की वहीं टेम्परेचर के लिए जिस तरह थर्मोमीटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, स्केल्स का, वेइंग बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हो वेट चेक करने के लिए, वॉल्यूम के लिए आपके पास मेजरिंग सिलेंडर वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बेसिक मेथड्स में आती हैं। जबकि केमिकल और जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, आपको केमिकल्स भी चाहिए, आपको ग्लासवेयर भी चाहिए और आपको मशीन्स भी चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट भी चाहिए जिसमें आप, जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बार डिमांड होती है कि इंक्यूबेटर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो या जो पूरा एनवायरनमेंट है आपका माइक्रोबायोलॉजिकल लैब का तो वो पॉजिटिव प्रेशर वाला हो। तो इस तरह की जो स्पेशल नीड्स हैं उसके लिए आपको कुछ अलग से प्रोविजन करने पड़ते हैं। अब जो मीट और मीट प्रोडक्ट्स का हम एग्जांपल ले रहे थे, इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया हैं क्वालिटी के। पहला है जैसे पैलेटेबिलिटी, कि खाने में कैसा है, तो इसका एक हर एक मीट प्रोडक्ट का एक टिपिकल टेक्सचर होता है। जैसे सॉसेजेस हैं, कुछ नरम मिलेंगे, कुछ ड्राइड सॉसेजेस हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। फ्रेश मीट जो है उसका अलग टेक्सचर होता है, या आपने अलग प्रोडक्ट बनाए हैं तो उसके अंदर वो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी, और मीट की आपने कितने टेम्परेचर पे कुकिंग की है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर लॉस ज़्यादा हुआ है तो उसकी जूसीनेस कम हो जाएगी। सूवी कुकिंग बोलते हैं, लो टेम्परेचर कुकिंग को ज़्यादा देर तक करते हैं, जो उसमें जूसीनेस बरकरार रहती है। फ्लेवर डेवलप होता है, जैसे स्मोकिंग है उससे या हीटिंग है उससे एक अलग फ्लेवर डेवलप होता है मीट के अंदर। ऐसे ही फैट कितना है और लीन मीट कितना है, मीट के अंदर यही देखते हैं कि फैट जो है वाइट कलर का अपने को देखने से पता चल जाता है, तो उसको मार्बलिंग बोलते हैं बेसिकली। तो फैट देखते हैं कि कितना फैट है, सबक्यूटेनियस फैट कितना है और मसल्स टिश्यू के अंदर फैट कितना है, क्योंकि फैट से क्या है कि टेस्ट बनता है, तो वो कैसा उससे आगे प्रोडक्ट बनेगा उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही फ्रेशनेस, स्लॉटरिंग को अगर कई देर होगी और बहुत दिनों से रखा है तो उसकी आपको प्रीमियम क्वालिटी नहीं, प्रीमियम रेट्स नहीं मिलेंगे। फ्रेश प्रोडक्ट के ज़्यादा मिलते हैं, फ्रेशर द प्रोडक्ट हायर विल बी द रेट्स। लेकिन मान लो सालमन पकड़ी है, कोई मछली पकड़ी है, या उसको कहाँ से समुद्र से पकड़ के और आगे मान लो दिल्ली तक पहुँचाना है किसी रेस्टोरेंट तक, तो उसमें टाइम तो लगता ही है, और फिर बीच में आपको उसको कोल्ड स्टोर या जो आपको फ्रीजिंग जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है, तो दोज आर द थिंग्स जिसके ऊपर अपने को काम करना होता है। अब प्रोडक्ट को बचा के रखना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर या कोई उसमें आपने प्रोसेसिंग करनी है वो देखना है। कोई भी माइक्रोब्स या हार्मफुल सब्सटेंस, डायोक्सिन, पीसीबीज, कोई भी इस तरह की चीज इसके अंदर प्रेजेंट ना हो, ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्वालिटी क्राइटेरिया है मीट के। और सेहत के लिए यही माना जाता है कि कम से कम एडिटिव्स यूज हों। एडिटिव्स हम बेसिकली यूज करते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, अपील बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की। तो ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं ये कहीं ना कुछ हार्म बॉडी में पहुंचाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो हार्म कम से कम हो तो उसके लिए हम यही है कि एडिटिव्स कम से कम यूज करें। 10 मिनट की वार्निंग आ गई है भाई, 10 मिनट में जितना कवर हुआ करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो कुछ बेसिक मेथड हैं मीट को किस तरीके से प्रोसेस किया गया है, क्वालिटी कंट्रोल पे कितना ध्यान रखा गया है, ये जानने के। तो सबसे पहला इसके अंदर है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक या सब्जेक्टिव या सेंसरी, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। तो इसमें जो भी फूड की क्वालिटी है, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स ले रखा है, तो उसको हमें अपने 5 सेंस ऑर्गन की मदद से
जज करके बताना है कि ये कैसा है। अब उसमें हम कैसे कि सबसे पहले तो अपीयरेंस से क्या है, कैसे रंग का है, कलर के बारे में पता चलता है, साइज शेप के बारे में पता चलता है, फिर उसकी सरफेस देखते हो तो उसके टेक्सचर के बारे में पता चलता है, अगर लिक्विड है तो उसकी कंसिस्टेंसी पता चलती है, फिर उसकी स्मेल करके देखते हो, और फिर लास्ट में आप उसका एक टुकड़ा मुंह में डाल के उसका टेस्ट, फ्लेवर, ये सारी चीजें बताते हो। जो टेस्ट और स्मेल है, या टेस्ट और जो स्मेल ही बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, इनका जो मिला जुला एक कॉम्बिनेशन होता है उसको फ्लेवर बोलते हैं। तो पहला जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन है वो है अपीयरेंस। हमें बहुत से प्रोडक्ट्स का, जिस तरह शेल्फ, किसी मॉल में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो 90% हमारा डिसीजन उस चीज को शेल्फ पे देखने से ही हो जाता है, बिना हाथ लगाए। उसके बाद हम फिर उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के क्राइटेरिया ढूंढते हैं, ये कितना सही है, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें हम बाद में उसमें देखना शुरू करते हैं। फूड के हिसाब से देखें तो दूर से हमने देख लिया कि हाँ यहाँ सॉस रखे हैं, सॉस में हम हमारी जेब जितना अलाउ करती है वैसे ही एमआरपी के प्रोडक्ट को उठाते हैं। क्वालिटी के तो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, फिर अपने को लगता है कि हाँ ये कंपनी का प्रोडक्ट मैंने यूज किया हुआ और ये अच्छा होता है, या मैंने इसका नाम सुना हुआ अच्छा होता है, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट देखते हैं। अगर उसमें भी डिफरेंट आपके पास वेरिएशंस हैं, फ्लेवर्स हैं, तो फिर आप अपनी पसंद का फ्लेवर उसमें से चूज करते हैं। तो ये सिर्फ देखने से काम हो जाता है इतना। लेकिन आपको रॉ मटेरियल या जो मान लीजिए इसमें मीट के मामले में कैरकस देखना है या बोनलेस मीट कट्स देखना है, तो सब्जेक्टिव जो इवेल्युएशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ग्रेडिंग में कट्स के साइज और स्पेसिफिक होते हैं, कौन से पोर्शन से लिया है एनिमल के, कितना बड़ा है, कितना मैच्योर है, कलर कैसा है, और फैट की लेयर कितनी मोटी है, पतली है, या फैट अंदर कितना है। एक तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, उसके ऊपर अगर तुम्हें कोई भी यूट्यूब पे वीडियो मिले, जापान के अंदर एक स्पेशल टाइप का बीफ प्रोड्यूस होता है, वाइगू बोलते हैं या क्या उसका नाम, आप उसको सर्च करना, और उन एनिमल्स को स्पेशल तरीके से रियर किया जाता है, पाला जाता है, और फिर उसमें ये मानते हैं कि जो फ्लेवर है वो वाइगू बीफ बोलते हैं शायद उसको, उसमें सबसे ज्यादा होता है और बहुत प्रीमियम रेट होता है उसको। तो देखने से अपने को उस बीफ के बारे में, उन चीजों के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। यहाँ मैंने दिखाया है, जैसे कोई भी अनक्लीन सरफेस है, कुछ भी अड़ंगा लगा हुआ है, साफ नहीं है, डर्टी है, गीला है, या ब्लड के स्प्लैशेस वगैरह हैं मसल टिश्यू पर, ये देखने से पता लग जाता है उसकी। तो वहीं से अपने को क्वालिटी का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। तो पहला जो अपना है विजन से, अपीयरेंस के बारे में, जैसे मीट का एग्जांपल दिया, इसमें मीट के अंदर जो मार्बलिंग होती है, जो ये फैट की लेयर है, तो किस तरीके का क्वालिटी है, जैसे नंबर 1 क्वालिटी ग्रेड 1, क्वालिटी ग्रेड 2, क्वालिटी ग्रेड 3, या बीएमएस नंबर 12 जिसमें क्वालिटी ग्रेड 5, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखोगे तो मार्बलिंग ही मार्बलिंग है। तो जिसको फ्लेवर पसंद है और जिसको फैट पसंद है, तो वो उस तरीके का ग्रेड, तो अपनी चॉइस के हिसाब से इस पोस्टर के साथ आप अपना कट लगा के देख लो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास जो है वो किस ग्रेड का है, तो उसी हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो प्रोसेस मीट के अंदर समस्या क्या है, वो अलग अलग प्रोडक्ट बना के और उसके अंदर मास्किंग कर देते हैं, उसमें अलग अलग चीजें मिला के, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पता लगाना, क्योंकि फैट वगैरह प्रोसेसिंग के दौरान मिक्स हो चुकी है कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो वहाँ अलग क्राइटेरिया हो जाते हैं, रॉ के लिए अलग क्राइटेरिया होते हैं। अब जब आपने चिलिंग कर ली, काफी देर तक ठंडा रखा, फ्रीज करके रखा है, कुकिंग कर ली, क्योरिंग कर ली, स्मोकिंग कर ली, ड्राइंग कर ली, जो भी प्रोसेसिंग वे है मीट प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसी हिसाब से उसको फिर
प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करना, क्वालिटी को इवेल्युएट करना अपीयरेंस के बेसिस पे, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि इसमें बाद में पैकेजिंग भी अलग तरह की आ जाती है। केसिंग्स जो आपकी एनिमल सोर्स से हैं या आपकी कोई और सोर्स है उनका, प्लास्टिक बैग्स में कितना बढ़िया ढंग से कैंस में कैसे पैक किया हुआ है। जैसे फ्रूट कट्स हैं, जितने बड़े साइज के चंक हैं उनका प्रीमियम रेट होता है, जितने छोटे चंक होते जाएंगे उसका रेट कम होता जाएगा। हालांकि सेम फ्रूट है, सेम इंडस्ट्री से आया है, सेम मान लो क्रॉप का है, लेकिन बहुत बार चंक साइज भी बड़ा मैटर करता है। बिगर द चंक साइज, बिगर द ग्रेन साइज, हायर विल बी द रेट्स, प्रीमियम उसके रेट मिलेंगे। तो पहला तो अपीयरेंस था, सेकंड वन इज योर कलर। तो कलर आमतौर पे डार्क रेड या ब्राइट रेड या पिंक, ग्रे, ब्राउन, कोई सा भी कलर हो सकता है मीट का। कलर से अपने को अंदाजा होता है कि किस तरीके का मीट है, किस टाइप का मीट है और कितनी इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, या ये कितना फ्रेश है या कितना बासी है। तो मीट कलर से अंदाजा लगाना ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस का काम है, लेकिन इसके लिए भी आपके जिस तरह ऊपर आपका मीट का चार्ट है वैसे और चार्ट हो सकते हैं, जिसकी मदद से आपको प्रोक्योर करने में, क्वालिटी जज करने में, ग्रेड जज करने में मदद मिल सकती है। और बीफ है, जैसे बीफ आपका जो कैटल एनिमल होते हैं, आपके काऊ है, बफेलो है, उनसे मिलता है। पॉर्क आपको सुअर से, और पोल्ट्री आपका जो चिकन है, बर्ड्स हैं, उनसे। और इन तीनों के क्राइटेरिया सेम नहीं हो सकते। अब ये तीनों, ये तो मीट है ना, तीनों मीट अलग अलग सोर्स से हैं, अलग अलग पशु से हैं, उनकी साइज अलग हैं, उनका बॉडी का कंपोजिशन है वो अलग है। तो उसके जो मीट आपको जो क्वालिटी जज करने के क्राइटेरिया हैं वो भी डिफरेंट होंगे। पहले कलर के हम बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आमतौर पे जो कोई भी फूड इंडस्ट्री है वो अगर अपीयरेंस पे ध्यान दे रही है तो कलर्स का इस्तेमाल करती है। आपके हलवाई से लेके और कोई भी आपके जो फ्रूट वेजिटेबल बनाने वाले हैं, वेंडर्स वगैरह हैं, वो सभी यूज करते हैं कलर्स का। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कलर्स होते हैं। लिक्विड भी आते हैं ये, और अधिकतर लिक्विड ही यूज करते हैं कलर्स। सॉलिड जो पाउडर्ड कलर्स हैं बहुत कम यूज करते हैं। तो इसमें जो मीट इंडस्ट्री है इसके अंदर नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है। अब इसमें नेचुरल जो कलर है वो रेडी होता है, मसल का जो पिगमेंट है मायोग्लोबिन, उससे जो फ्रेश कट जो सरफेसेस हैं वो जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में आती जाएंगी वैसे वैसे उनका कलर जो है वो चेंज होता रहेगा। ऑक्सीजन जो है एयर से वो मायोग्लोबिन के साथ मिलती है और जो भी सरफेस कलर है वो चेंज होता जाता है। तो वो डार्क रेड की बजाय वो थोड़ा सा ब्राउनिश टिंज लेना शुरू कर देता है टाइम के साथ। लेकिन अगर आपने फ्रेश काटा और उसको पॉली जो आपकी प्लास्टिक बैग्स हैं उनमें कर दिया और वो अंदर से आपने एयर सक कर ली, तो वो ज्यादा टाइम तक आपके डार्क रेड कलर की रहेंगे। लेकिन कई केमिकल प्रोसेसेस से जो नाइट्रेट्स वगैरह इनका यूज करने से कलर चेंज हो जाता है मीट्स का, वो एक अलग इशू है, पिंकिश कलर हो जाता है या जो भी कलर चेंज आते हैं। आमतौर पे जो आप मीट का एग्जांपल ले रहे हैं इसमें हम डार्क रेड टू ब्राइट रेड, ये टिपिकल या नॉर्मल फ्रेश मीट का कलर होता है। ये नेचुरल फूड कलर्स दिखा रखे हैं और उनके सोर्सेज बता रखे हैं, जैसे रेड कैबेज है, रास्पबेरी है, कैरेट है, कॉफी है, इनसे अलग अलग हैं, स्ट्रॉबेरी